प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों और मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा IAS पर। हाजिर हूं मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो टॉपिक ये है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, कि जब कृषि राज्य सूची का विषय है, यानी कृषि को राज्य सूची का विषय बनाया गया है, तो केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय क्यों? पहली बात। दूसरी बात, केंद्र कृषि पर कानून कैसे बना सकता है? इन दो बातों का हमें जवाब देना है कि जब भाई राज्य सूची का विषय है कृषि, तो उस पर केंद्र का इस तरह का इंटरफेयर क्यों है? जरा इस बात को ध्यान से समझने की बात है। विस्तार से तथ्यों के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे कि तथ्य क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट क्या है, उसके बेस पर। तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, राइट। उन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं। इससे संबंधित विषय काफ़ी चर्चा का रहा था। जब आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कृषि पर 3 कानून लेकर के आए थे, काफ़ी लंबा आंदोलन भी चला था उस पर, और ये भी कहा गया था, उस समय भी ये मुद्दा उठा था। समय समय पर ये जो है इससे रिलेटेड कोई न कोई मुद्दा उभर करके आता ही रहता है, तो इसलिए इस विषय को जानना आपके लिए जरूरी है। ये बड़ा टेक्निकल विषय है। आइए, कृषि राज्य सूची का विषय है। ये बात राज्य सूची की प्रविष्टि 14 में स्पष्ट की हुई है। ध्यान से समझिएगा। राज्य सूची की प्रविष्टि 14 एंट्री, देखिए आपके 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इनका उल्लेख है 7वीं अनुसूची में, और इनमें विषय वस्तु दी हुई है जिसके बारे में केंद्र और राज्य को कानून बनाने की अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को दिया गया है। और राज्य सूची की प्रविष्टि 14 क्या कहती है, यानी 14वीं जो एंट्री है उसमें क्या लिखा हुआ है कि कृषि, यानी मेन तो कृषि हो ही गया, कृषि जिसके अंतर्गत, यानी कृषि के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जो राज्य सूची का विषय हैं, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च भी इसमें शामिल है, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण शामिल है इसमें। अब जरा इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द प्लांट डिसीजेस। अब देखिए इस विषय पर अनुच्छेद 246 की धारा 2 के अनुसार राज्य विधानमंडल को, किसको? राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। विधि बनाने की शक्ति दी गई है, यानी आर्टिकल 246 की धारा 1 कहती है कि संघ सूची पर, जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची है, उसमें जो विषय दिए हुए हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी। 246 की धारा 2 कहती है कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति आपके किसको होगी? राज्य विधानमंडल को होगी। और आर्टिकल 246 की धारा 3 कहती है कि जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होगी, यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को होगी। यह बात किसमें लिखी हुई है? 246 में। जरा इसको एक बार स्पष्ट कर देते हैं फ्रेश पेज पर। देखिए, अनुच्छेद 246 के तहत संविधान में आपके 7वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और इस 7वीं अनुसूची में शासन संबंधी विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपकी संघ सूची, और यह संघ सूची किससे रिलेटेड हो गई? 246 की धारा 1। दूसरे कौन हो गई आपकी?
राज्य सूची हो गई, इसका संबंध है 246 की धारा 2, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और इसका संबंध है अनुच्छेद 246 की धारा 3 के तहत। अब इसमें क्या कहा है? 246 की धारा 1 कहती है कि संघ सूची में जो विषय हैं 97 मूलतः थे, अब 100 हो गए हैं, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी। राज्य सूची के जो विषय हैं वो पहले 66 हुआ करते थे, अभी 61 है, 5 इसमें से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं 42वें संवैधानिक संशोधन से। तो इस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को होगी, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति यानी राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को होगी। तो इस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, इस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, और इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 14 है, यानी वर्तमान, पहले ओरिजिनली 66 थे लेकिन अभी 61 विषय हैं। तो 14वें स्थान पर, किस पर? 14वें स्थान पर एग्रीकल्चर, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर एजुकेशन भी शामिल है, और एजुकेशन और आपके एग्रीकल्चर रिसर्च भी शामिल है। साथ ही आप देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिसीजेस, यानी जो पौधे हैं यानी उनकी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड, उनके संरक्षण को लेकर के, कीटनाशकों से, राइट नाउ कीटों से, कीट पतंगों से, तो इन सब पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सूची के, यानी राज्य सरकार के पास है। चूंकि ध्यान से आप समझिएगा, हमने जो ये वर्गीकरण किया है, राइट, तो इस संघ सूची में कौन से विषयों को शामिल किया गया है? राष्ट्रीय महत्व के। इसमें वो विषय हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जिनका क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व है, और इसमें जो विषय हैं उसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार का महत्व है। उन विषयों को हमने इसमें शामिल किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब भाई कृषि राज्य सूची का विषय है तो संसद को इस पर कानून बनाने की शक्ति कैसे मिल जाती है? संसद इस पर कानून कैसे बना सकती है? और फिर केंद्र सरकार के स्तर पर कृषि मंत्रालय का गठन क्यों किया गया है? आखिर एग्रीकल्चर के लिए अगर कृषि मंत्रालय है, इसका मतलब वो कानून भी बनाएगा मंत्रालय, वो पब्लिक पॉलिसी भी बनाएगा, और कानून और पब्लिक पॉलिसी को वो क्या कराएगा? इंप्लीमेंट कराएगा, राइट? तो ये क्यों? इस विरोधाभास को समझने के लिए आइए अब इसी की एंट्री 26 को समझिए, यानी 26 यानी राज्य सूची की एंट्री 26 को समझिए। आपने 14वीं एंट्री समझ ली, अब जरा 26 एंट्री क्या कह रही है राज्य सूची की? वो ये कह रही है कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। अब समवर्ती सूची आपको क्लियर हो गई कि यानी समवर्ती सूची में जो 33वें स्थान पर जो विषय दिए गए हैं उनके दायरे में रहते हुए राज्य विधानमंडल किन विषयों पर कानून बना सकते हैं? राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य। अब जब व्यापार और वाणिज्य की बात आएगी तो इसमें कृषि भी तो शामिल हो गया, यानी एग्रीकल्चर से, यानी इसमें ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है कि भाई कौन किस मामले में, तो व्यापार और वाणिज्य की जब बात कर दी तो व्यापार और वाणिज्य में कृषि भी आ जाएगा। तो एग्रीकल्चर के मैटर को लेकर के जब व्यापार वाणिज्य होगा तो यह कह रहा है समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन होते हुए, और इस समवर्ती सूची पर संसद को भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यानी राज्य भी कानून बना सकते हैं और संसद भी कानून बना सकती है, यह मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया है। तो एक तो इस वजह से एग्रीकल्चर में अगर राज्य के अंदर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड राज्य के अंदर अगर व्यापार और वाणिज्य की बात की जाएगी तो उस पर संसद भी क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। क्यों बना सकती है? यानी विषय तो मूलतः किसका है? राज्य सूची का है,
लेकिन क्या कह दिया है कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मैं अभी उस पर भी चर्चा करने जा रहा हूं कि प्रविष्टि 33 के उपबंध क्या कह रहे हैं। अब आइए, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री 33 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। यह क्लियर हो गया, यानी व्यापार और वाणिज्य है वो समवर्ती सूची के एंट्री 33 के अधीन है और व्यापार वाणिज्य में कृषि भी शामिल हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लीजिएगा। अब आइए जरा दूसरे पॉइंट पर, राज्य सूची की प्रविष्टि 27। प्रविष्टि 27 क्या कहती है कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी जो राज्य सूची की प्रविष्टि 27 है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, उसमें क्या लिखा है कि समवर्ती सूची के 33 में स्थान की जो विषय वस्तु हैं उनके दायरे में रहते हुए राज्य विधानमंडल माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण से संबंधित कानून बना सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रविष्टि 33 के दायरे में यह होगा तो प्रविष्टि 33 पर संसद को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, राइट। तो माल का उत्पादन, अब माल के उत्पादन में कौन आ गया? कृषि माल भी तो आ गया। जैसे अगर मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ, एग्रीकल्चर है, लेकिन जब गेहूं से आप आटा बनाएंगे यानी बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट नाउ, तो माल का उत्पादन हो गया, प्रदाय हो गया और वितरण हो गया। यानी क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 33 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। यानी कृषि के उत्पाद भी इसमें शामिल हो गए। जब उत्पादन की बात हो रही है माल के उत्पादन की, तो इसमें कृषि उत्पादन भी हो गया, कृषि वितरण भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, और आपके यानी प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी तीनों चीजों पर जब राज्य कानून बनाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, अब ये तो ओवरऑल बात कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में भी एग्रीकल्चर भी इसमें शामिल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में प्रविष्टि 33 के तहत अब आप देखेंगे कि संसद को भी क्या मिल जाती है? कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। तो ये थी आपकी दो प्रविष्टियां। अब जरा ये समझिए कि प्रविष्टि 33 क्या कह रही है, क्योंकि यहां सारा खेल किसका है? समवर्ती सूची की जो लिस्ट समवर्ती सूची है उसके 33वें स्थान पर जो विषय वस्तु दी हुई है, जरा उसको ध्यान से समझ लीजिए तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों केंद्र में कृषि मंत्रालय की स्थापना की है और क्यों केंद्र जो है इन यानी कृषि राज्य सूची का विषय होने के बावजूद भी इस पर कानून बना सकता है। तो अब सारा खेल किस पर आ गया? एंट्री 33 पर। ध्यान से आप समझिए, किस पर? एंट्री 33 पर आ जाता है। अब जरा एंट्री 33 क्या कह रही है, या इस पर आइए। समवर्ती सूची की एंट्री 33, और आपको पता है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। और 33वीं एंट्री क्या कह रही है? अच्छा, एक और खास बात है कि 1950 में भी जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तब भी यह 33वीं एंट्री थी, लेकिन इसके अंदर फिर हमने तीसरे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में तीसरे संवैधानिक संशोधन 1954 के माध्यम से कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। और ये जो प्रावधान है यही वो ग्राउंड है कि केंद्र कृषि के जो विषय हैं उस पर उसने अपना मंत्रालय और कानून बनाने की शक्ति रखता है। अब जरा समझिए वो विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु यह है कि व्यापार, वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण से रिलेटेड है ये। यानी एंट्री 33 किससे रिलेटेड है? ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आपने 26 में यह बात पढ़ी थी, राज्य सूची के 26 एंट्री में पढ़ी थी और 27 एंट्री में यह बात पढ़ी थी, और उसी से रिलेटेड एंट्री 33 में क्या दिया हुआ है कि ट्रेड, कॉमर्स,
प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन मामलों में क्या क्या है, यानी केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है 33 के दायरे, एंट्री 33 के तहत। और वो कौन कौन है, अब जरा इस पर आ जाइए। पहला है आपका कि जहां संसद द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का, अब यहां किसी उद्योग की बात की जा रही है, तो किसी उद्योग में आपके क्या आ जाता है, कृषि उद्योग भी आ जाएगा, कृषि उद्योग भी आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? जहां संसद विधि द्वारा किसी उद्योग का, यानी कोई भी उद्योग हो, तो कृषि, तो कोई किसी उद्योग के दायरे में क्या आ जाएगा, आपका कृषि उद्योग भी आ जाएगा। उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है, यानी किसी भी, ध्यान दीजिए, किसी भी उद्योग को लोकहित में संसद विधि द्वारा, किसके द्वारा, संसद विधि द्वारा केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन घोषित कर सकती है। ठीक, वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में, यानी इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को भी होगी और संसद को भी होगी। पॉइंट की क्लैरिटी है? यानी कि किसी भी, इवन अब कोई भी उद्योग हो गया, तो कोई भी उद्योग में कृषि उद्योग भी तो हो गया, तो कृषि उद्योग को लेकर के जब कृषि राज्य सूची का विषय है तो राज्य तो कानून बना ही सकता है, राइट। लेकिन इस समवर्ती सूची की वजह से, इस पॉइंट की वजह से कृषि उद्योग पर कौन, संसद भी कानून बना सकती है, किसके अनुसार, एंट्री, यानी समवर्ती सूची की एंट्री 33 के क्लॉज ए के अनुसार। पहली बात, इसी बात को हमने इंग्लिश में लिख दिया है ताकि और भी क्लैरिटी रहे, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर द कंट्रोल ऑफ सच इंडस्ट्री बाय द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, एंड इंपॉर्टेंट गुड्स ऑफ द सेम काइंड्स एज सच प्रोडक्ट्स, यानी उस उद्योग को और उस उद्योग से जुड़े हुए उत्पादों को लेकर के, यानी लोकहित में अगर संघ के नियंत्रण में घोषित कर देती है संसद, तो ये उसको अधिकार है। तो न केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है इस पर, बल्कि उस पर किसको भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, संसद को, क्योंकि यह बात किसमें है, समवर्ती सूची में है। अब जरा इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, एंट्री 33 में बी पॉइंट दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर में खाद्य पदार्थ ही आते हैं, सेब है वो भी आपका खाद्य पदार्थ है, आपका फल में आ जाता है, राइट। आप गेहूं, चावल, दाल, कुछ भी आप ले लीजिए, राइट। खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसको शामिल किया है, खाद्य तिलहन और तिल को भी, यानी कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई खाद्य पदार्थ की बात की है, तिल और तिलहन की बात थोड़ी नहीं की है, तो वो भी इंक्लूड कर दिया है कि खाद्य पदार्थ के अंतर्गत खाद्य तिलहन और खाद्य तिल भी शामिल है। यानी इसको लेकर के न केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, बल्कि संसद भी कानून बना सकती है। अब आइए आगे का पॉइंट, इसमें इंग्लिश में भी हमने ले लिया है, फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स। आगे बढ़िए, पशुओं के चारे का। अब आप देख रहे हैं कि पशु कहां आ जाते हैं, आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, राइट। ये उसके यानी कृषि और अनुषंगी उद्योग, तो पशु पालन है वो भी कृषि का ही एक पार्ट है। अगर कृषि नहीं होगी तो पशुपालन कहां से होगा, राइट। तो पशुओं के चारे का, अब चारा जब आएगा तो एग्रीकल्चर से ही आएगा ना, भूसा वगैरह जितना भी है, चाहे हरा चारा हो या सूखा चारा हो, तो पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत, अब ध्यान से आप समझिएगा, खली और अन्य सारकृत चारे शामिल हैं। अब खली का मतलब समझ में आ गया आपको, यानी आपकी जब सरसों है उसमें से तेल निकाल लिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा, राइट। इसी प्रकार से आपका तिलहन है, राइट ना, तो उसमें से, तिल में से आपका तेल निकाल लिया जाएगा, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका खली कहलाएगा। यानी कैटल फॉडर यानी चारा, इंक्लूडिंग ऑयल केक्स एंड अदर कंसंट्रेट्स, यानी इससे रिलेटेड अन्य जो चीजें हैं उन पर न केवल
राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, बल्कि संसद भी कानून बना सकती है एंट्री 33 के अनुसार। आइए आगे का पॉइंट क्या दे रहा है इसमें, कच्ची कपास। अब आप देखेंगे कच्चा कपास पैदा करना, यानी कपास अगर पैदा होगा तो वो क्या है, आपका एग्रीकल्चर का विषय हुआ। तो कच्चा कपास चाहे वो ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो, और बिनौले। अब देखिए ओटी और बिना ओटी का मतलब क्या हुआ कि कपास आपका निकल करके आया, उसके अंदर क्या होता है, बिनौला होता है, और उसको मशीन के माध्यम से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो जो कपास है उसमें से रुई अलग हो जाती है, कॉटन अलग हो जाती है, और जो उसका सीड है बिनौला वो अलग हो जाता है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि चाहे वो ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो, बिनौले का रॉ कॉटन वेदर जेन और अनजेन एंड कॉटन सीड, इस पर न केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है बल्कि संसद भी कानून बना सकती है, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है ये। अब लास्ट इसमें क्या दिया है, कच्चे जूट का, यानी रॉ जूट। निचोड़ क्या निकल करके आया, अब जरा इस पर आ जाइए। निचोड़ यह निकल करके आया कि कृषि राज्य सूची का विषय है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन अगर हम उसकी एंट्री 26 को देखें जिसमें व्यापार वाणिज्य है, तो व्यापार वाणिज्य में कृषि भी शामिल हो जाता है, राइट। और एंट्री 27 यानी 26 और 27 जो एंट्री है वो किसके अधीन कर दी है, समवर्ती सूची के 33 के अधीन। और समवर्ती सूची 33 में क्या विषय दिए गए हैं, इस पर हमने अभी फोकस किया है आपसे। तो उस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। इस प्रकार निचोड़ क्या निकल करके आया यहां कि जब संसद को यानी समवर्ती सूची के इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, लोक नीति निर्धारित करने की शक्ति दी गई है, तो भाई फिर ये होगा कैसे। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए केंद्र सरकार को एक विभाग का भी गठन करना होगा, तो उसने कृषि मंत्रालय बना दिया। अब जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्शन को ले लीजिए, राइट। तो अभी केंद्र सरकार क्या करती है, आपके एमएसपी जारी कर देती है, राइट, कि भाई गेहूं की कीमत क्या होगी, विभिन्न जो आपके कृषि उत्पाद हैं उनकी सरकारी रेट पर उनका जो है कितना, चूंकि प्रोडक्शन की बात कर रहा है ना, व्यापार वाणिज्य की बात कर रहा है ना, तो केंद्र सरकार इस तरह, अब ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार नहीं कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है, लेकिन यहां पर कौन है, केंद्र सरकार को भी अधिकार है। तो बिना मंत्रालय के, यानी इसको प्रशासित करने के लिए उसको प्रशासनिक मंत्रालय की जरूरत पड़ेगी ना, तो प्रशासनिक मंत्रालय कौन हो गया, कृषि मंत्रालय। उसने कृषि मंत्रालय का गठन कर दिया और इस प्रकार संसद इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है समवर्ती सूची के प्रोविजन 33 के आधार पर। तो यह तो हो गया विषय क्षेत्र को लेकर के, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, इसके अलावा चीजें कुछ और भी हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व की बात ले लीजिए। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 37 क्या कहता है कि ये राज्य के मूलभूत हैं, और राज्य के जब मूलभूत हैं तो राज्य का मतलब क्या है, तो राज्य का मतलब आर्टिकल 36 में कहा है कि राज्य का वही मतलब है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, और अनुच्छेद 12 में राज्य का मतलब क्या दिया गया है, संसद और केंद्र की सरकार, राज्य विधानमंडल और राज्य की सरकार। तो इसका मतलब यह हुआ कि नीति निर्देशक तत्वों के मामले में राज्य के अंतर्गत कौन आ गया, आपकी संसद भी आ जाती है और राज्य विधानमंडल भी आ जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई यानी महिला और पुरुष के बीच आय की असमानता की बात हो रही है, तो आय की असमानता को दूर करेंगे। तो आय की असमानता को दूर करने के लिए राइट नाउ उनकी मजदूरी में यानी समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए ये जो निर्देश दिए हुए हैं, तो भाई ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी तो हैं। एग्रीकल्चर क्या उससे अछूती रह जाएगी क्या, तो उस विषय को लेकर के केंद्र को क्या बनाना होगा, पहल करनी होगी, राइट। अच्छा, आय की, अब ध्यान से आप समझिएगा कि आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि भाई राष्ट्रीय यानी जो हमारा समाज है उसमें जो संस्थाएं हैं उनका आधार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होना चाहिए। तो अब भाई एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के
अगर हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो यहां राज्य का मतलब केंद्र भी आ जाता है। और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने फिर क्या किया है कि किसानों में यानी आय की असमानता को दूर करने के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की उसने घोषणा कर दी, उनके लिए ऋण की बात कर दी, उनके कृषि विकास की बात कर दी। तो यानी इस तरह से उसके डेवलपमेंट को लेकर के भी वो क्या बना सकता है, ये पॉलिसी बना सकता है और वो कानून भी बना सकता है। तो अभी जो 3 कानून थे, हालांकि वो उन्होंने वापस ले लिए आंदोलनों की वजह से, लेकिन अगर उन्हें कोर्ट में चुनौती दी जाती तो इसलिए उनको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता था कि भाई वो राज्य यानी कृषि तो राज्य सूची का विषय है, तो संसद कैसे कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है एंट्री 33 समवर्ती सूची की। अब जरा इस पर एक और विषय आता है। एक विषय क्या है, जरा उसको भी समझ लीजिए। विषय यह है कि अगर मान लीजिए केंद्र ने भी, संसद ने भी कानून बनाया है और राज्य ने भी कानून बनाया है समवर्ती सूची के विषय पर, तो अगर इन दोनों के कानूनों में क्लैश होगा तो किसका कानून प्रभावी होगा। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 224 पर बात करेंगे आप, राइट। और 224 क्या कह रहा है कि अगर समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र ने भी कानून बनाया है और राज्य ने भी कानून बनाया है, और अगर राज्य का कानून केंद्र के कानून से असंगत है, तो क्या कहा है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी, यानी जहां तक वो किसकी, आपके संसद की जो कानून संसद द्वारा बनाई गई विधि है, यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि से अगर राज्य विधानमंडल की विधि असंगत है तो असंगत होने की सीमा तक वो क्या होगी, शून्य होगी। एक ये पहलू हुआ 224। तो राज्य विधानमंडल और केंद्र के विधानमंडल में अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून में अगर विरोधाभास होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। हां, लेकिन इसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया है, इसकी धारा 2 कहती है। और धारा 2 क्या कह रही है, धारा 2 यह कह रही है कि अगर राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया है, लेकिन अगर उस कानून पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की गई है, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रेफर कर दिया है और राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी है, तो राज्य का वह कानून संसद के कानून से विरोध होने के बावजूद भी अब उस राज्य में उस राज्य का कानून लागू होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस पर संसद की अनुमति प्राप्त हो गई, तो वो केवल उसी राज्य के मामले में होगा। बाकी के शेष राज्यों में किसका कानून प्रभावी रहेगा, आपका संसद का कानून प्रभावी रहेगा। और जिसका विरोध होगा तो विरोध होने की सीमा तक वो क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक बात और जान लीजिए। इसी बात को हमने आर्टिकल 24 को इंग्लिश में भी यहां पर नोट डाउन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, कि अगर केंद्र के कानून से राज्य का कानून क्या होता है, यानी असंगत होता है, तो केंद्र का कानून क्या होगा, प्रभावी होगा। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहां एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है कि ध्यान से समझने की बात है ये, कि आर्टिकल 255 को लीजिए और आर्टिकल 255 क्या कहता है, ध्यान से समझना कि भाई विदेशी मामले हैं तो अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते जो करेगा वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। तो जब अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते होंगे तो उन समझौतों को लागू करने के लिए अपने कंट्री में संसद उस पर कानून बनाएगी। तो जब संसद कानून बनाएगी उस पर, ध्यान से समझना इस बात को, यानी अनुच्छेद 255 क्या कहता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों को देश में प्रभावी बनाने के लिए कौन बनाएगी, संसद विधि बनाएगी। और जब संसद विधि बनाएगी तो ध्यान से आप समझिएगा, इस संधि समझौते के विषय भले ही राज्य सूची के क्यों ना हो, यहां यह भी इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी विषय हो, चाहे संघ सूची से संबंधित हो या राज्य सूची से संबंधित हो या समवर्ती सूची से संबंधित हो, अगर अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता आपने किया है उससे रिलेटेड, तो उसको प्रभावी करने के लिए कौन, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। और वो चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो,
अब आप ध्यान से आप समझिएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कृषि का मामला उभर करके आएगा, एग्रीकल्चर का, और उससे संबंधित कोई संधि समझौता केंद्र सरकार करती है, तो उस संधि समझौते को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट, अब आपको केंद्र सरकार को उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक प्रशासनिक मंत्रालय की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए उसने कृषि मंत्रालय का क्या किया है? गठन किया है। तो न केवल कृषि के क्षेत्र में लोक कल्याण को लेकर के, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों को ध्यान में रखते हुए, राइट, तो इन सब की हमें क्या पड़ रही है? आवश्यकता हो रही है। इसलिए केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय का गठन किया गया है और संसद उस पर कानून भी बना सकती है। इसमें मूलतः अगर विषय क्षेत्र को आप लेंगे तो एंट्री 33 लेंगे। कौन सी? एंट्री 33 समवर्ती सूची की, और वो उसमें जो संशोधन किया था वो तीसरे संवैधानिक संशोधन 1954 के माध्यम से किया था, इसका विस्तार। तो ये बहुत उल्लेखनीय है वो जो संशोधन है जिसमें एंट्री 33 में जो चीजें विस्तारित की गई थी। लेकिन मूल संविधान में ही राज्य सूची की एंट्री 26 और 27 को अधीन कर दिया गया था एंट्री 33 के, जो आज भी है, राइट। तो ये था इससे जुड़ा हुआ विषय वस्तु। आशा करता हूं कि यह विषय आपको समझ में आया होगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण विषय मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप इसमें प्रीलिम्स में जिस तरह से प्रश्न बने आप आराम से टिक कर सकते हैं, राइट। और मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है तो उसको भी प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। अब प्रश्नोत्तर सेशन भी हम लेकर के आएंगे आपके लिए। अभी थोड़ा सा मटेरियल आपको चला जाए जिससे कि चैनल पर आप प्रॉपरली जब भी समय दें तो आपको एक बहुत ही बेहतर फील हो, एक अच्छा अनुभव आपको मिले कि हां आपकी परीक्षा उन्मुख यहां पर सामग्री उपलब्ध है और बहुत ही सरल शब्दों में और विवेचन और विश्लेषण के माध्यम से। तो एक मटेरियल काफी हद तक आपके पास जा चुका है, लेकिन अगर आप चैनल पर लगातार जुड़े रहते हैं और अगर प्रतिदिन आप आधा घंटे 15 मिनट या 1 घंटे का समय अगर आप चैनल पर देते हैं तो आप तय मानिए कि आपके पास यूपीएससी से जुड़ी हुई तैयारी को लेकर के आपकी जानकारी और आपकी समझ में उल्लेखनीय सुधार होगा, उल्लेखनीय विस्तार होगा। ये हमारा संकल्प है और उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए ये आपके वीडियोस जारी हो रहे हैं, राइट। आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है किसी भी विषय वस्तु को लेकर के तो इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको समयबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा? अनुक्रिया की जाएगी। हम अपने वीडियोस में 100% नोट, एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है यहां कि हम अपने वीडियोस में आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो विश्वसनीय स्रोत हैं उन स्रोतों के आधार पर आपको सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं और जिसमें 100% एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि चीजें बताते बताते हो सकता है स्लिप हो सकती है, लेकिन अगर वो स्लिप हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ब्लंडर हो जाए, राइट। अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो वो स्लिप हुई चीजें हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हां ये चीज स्लिप हो गई है, लेकिन जो मूल मंत्र है, जो मूल विषय है, उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए यहां पर 2.5 है, ये लिखा हुआ है। अब यहां हमने लिख दिया और हो सकता है कोई बात समझाते समझाते हम इसको क्या बोल गए? 3.5 बोल गए, राइट। लेकिन इससे पहले भी कोई बात कही जाएगी, इसके बाद भी बात कही जाएगी और यहां पर 2.5 लिखा भी हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से कोई बात अगर एक आध बार ऐसा हो जाए तो उससे आपको गंभीर समस्या पैदा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, राइट। क्योंकि अगर पूरी संवेदना के साथ आप वीडियो को देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को लेकर के और फैक्ट को लेकर के कभी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई बात अगर निकल, वैसे हम भी वीडियो को बाद में रीड करते हैं जारी करने के बाद आपको, तो हम भी उस पर ध्यान देते हैं। तो अगर आपके ध्यान में भी आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। हम उसका निश्चित तौर पर आपको क्या देंगे? स्पष्टीकरण देंगे। तो ये म्यूचुअल है, यानी ये एक तरफा नहीं है, ये द्वितरफा डायलॉग है। आपकी भी समान भागीदारी है और मिलकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य का सपना आपने देखा है। आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ
आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद।